तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज दिन में मैंने आपको कहानी ऑपरेशन सिंदूर और उस 25 मिनट के ऑपरेशन की पूरी डिटेल सुनाई थी। आज जो भी खबरें आ रही थी तो पाकिस्तानी मीडिया को भी देखना ज़रूरी था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहाँ क्या चल रहा है, उनका रिएक्शन क्या है। और आज पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया। उसकी ख़ास बात क्या थी, क्योंकि पड़ोसी देश के बारे में इस ऑपरेशन का क्या असर हुआ है, ये पहलू भी जानना ज़रूरी है। लेकिन ये सारी चीज़ें सुनाओ उससे पहले एक खबर आपको बताऊं कि आज शाम को करीब 5 बजे के आसपास पाकिस्तान के बहावलपुर के एक स्टेडियम में एक साथ 14 जनाजे रखे गए और उसमें वहाँ के लोग शामिल हुए, जिसमें पॉलिटिशियन भी थे, पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी थे, सारे। अब वो 14 लोग कौन थे? इसी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। लेकिन मैं यहाँ इन 14 लोगों की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक चीज़ कनेक्ट हो रहा कहीं और। अभी तक ये कंफर्म नहीं, असल में एक रिलीज़ आई, एक बयान है, उर्दू में है ये, और ये बयान की वही कॉपी है जो आप देख रहे हैं। ये बयान, ये दावा किया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर उसने जारी किया और उसकी तरफ से ये बयान दिया गया है। वही मौलाना मसूद अजहर जिसके 4 आतंकी ठिकानों पर यानी टेरर कैंप पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत कल यानी 6 और 7 मई की रात 5 से 30 के बीच में हमला किया गया। इस बयान में खुद मौलाना मसूद अजहर ये कह रहा है कि इस हमले में उसकी बड़ी बहन के हस्बैंड, उसका एक भांजा और उस भांजे की वाइफ, इसके अलावा उसकी एक भांजी, एक उसका कज़न और उसकी माँ और 2 उसके दोस्त, कुल मिलाकर 14 लोगों की मौत की बात कबूल कर रहा है। अगर ये बयान मौलाना मसूद अजहर की तरफ से ही जारी किया गया है, क्योंकि इस बयान में कहीं नाम नहीं, तारीख़ है 7 मई, और इसकी आखिरी लाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज 4 बजे जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी बहावलपुर में। तो 14 लोगों की मौत की खबर मौलाना मसूद अजहर इस बयान के ज़रिए दे रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर के हमले में। और इत्तेफाक से आज शाम बहावलपुर के एक स्टेडियम में 14 लोगों के ही जनाजे की नमाज़ पढ़ाई गई। तो यहीं से ये सवाल उठा कि क्या ये बयान वाकई सच है, क्योंकि इसमें 14 लोगों की ही मौत की बात मौलाना मसूद अजहर कर रहा है। अगर ये सच है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा मकसद पूरा हो गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मसूद अजहर बच गया। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत 3 पाकिस्तान में पनप रहे, फल फूल रहे पाकिस्तानी आर्मी और ISI की गोद में बैठे आतंकवादी संगठन, जो 3 सबसे बड़े हैं, 3 सबसे बड़े भारत के दुश्मन जो हमेशा भारत को लहूलुहान करते आए, यही 3 संगठन हैं। एक लश्कर तैयबा जिसका बॉस हाफिज सईद, दूसरा है जैश ए मोहम्मद जिसका चीफ मौलाना मसूद अजहर, और तीसरा है हिजबुल मुजाहिदीन जिसका चीफ सैयद सलाउद्दीन। यही वो तीनों आतंकवादी संगठन और यही वो तीनों उसके कुख्यात सरगना हैं जो पिछले 30 सालों से भारत को जब तब लहूलुहान करते आ रहे हैं। और इन्हीं 3 संगठनों के, इन 3 आतंकी संगठनों के 9 टेरर कैंप या आतंकी कैंप कहें, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया था, लॉक किया गया था इस ऑपरेशन के ज़रिए मटिया मेट करने का। इस ऑपरेशन की जो एक तो नाम था ऑपरेशन सिंदूर, आपको बताया कि जिस तरीके से हिमांशी, जिसके हस्बैंड नेवी में कैप्टन, और वो एक तस्वीर जिसमें वो बैठी हुई है और पति की लाश बराबर में, पत्थर की मूरत बनी हुई, गम का पहाड़ टूटा था। 15 दिन पहले शादी हुई, 15 दिन के अंदर मांग का सिंदूर मिट गया। शायद यहीं से इस ऑपरेशन का नाम आया, ऑपरेशन सिंदूर। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में यह हमला हुआ, उसके कुछ देर के बाद एक स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट था द रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से, TRF। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये लश्कर तैयबा जिस पर बैन कर दिया गया, उसी की एक शैडो ऑर्गेनाइजेशन है, एक परछाई। तो उसने क्लेम किया इन 26 मौतों के लिए जो पहलगाम में सैलानियों की हुई थी। उसके बाद
इंटेलिजेंस, रॉ, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो थीं वो काम पर लग गईं। फिर सीधे सीधे जो सबूत मिले वो मिले कि इस हमले के पीछे लश्कर का हाथ है, यानी हाफिज सईद का। टीआरएफ तो सिर्फ एक छाया थी। अब वहां से सबूत बाकी और जोड़े गए, पुख्ता सबूत हाथ आ गए कि इस हमले में लश्कर का हाथ है। अब यहां से शुरू हुआ इस ऑपरेशन की तैयारी का सिलसिला। सबसे पहले इसमें खुफिया एजेंसियों को शामिल किया गया, जो अक्सर ऐसे ऑपरेशन में होता है, जिसमें हमारी रॉ और बाकी इंटेलिजेंस, बाकी जो स्लीपर सेल, पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे सोर्सेस, उन सब से जानकारी इकट्ठा की गई। और जब ये पुख्ता हो गया कि इसके पीछे लश्कर का हाथ है और लश्कर को पनाह दे रहा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, वहाँ की फौज, तो फिर मामला इन्हीं की तरह साफ हो गया। अब ये था कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना है और टेरर कैंप को नेस्तो नाबूद करना है, जो बरसों से हमें घायल कर रहे हैं। तो फिर हुआ कि सिर्फ लश्कर ही क्यों, वो तमाम टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 3 दशक से हमें लहूलुहान कर रहे हैं, उनको क्यों बख्शा जाए। लगे हाथ जब हमला करना ही है तो फिर सभी को निपटाया जाए। कुल मिलाकर 5 ऐसे टारगेट थे जिनके बारे में कोई शक नहीं था और उसको नेस्तो नाबूद करना था। और इन 5 में से तीनों संगठनों के थे, लेकिन 4 टारगेट ऐसे थे जो POK में नहीं थे, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं थे। वो 4 पाकिस्तान के अंदर थे और इनमें सबसे दूर जो था वो एक 104 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर। अब 104 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाकर ऑपरेशन को अंजाम देना ये अपने आप में सबसे रिस्की था, लेकिन 4 टारगेट को चुना गया क्योंकि इनके बिना काम तो होता नहीं। तो 4 पाकिस्तान के अंदर, 5 POK में, 9 टारगेट चुने गए। इन 9 आतंकी कैंप या टेरर कैंप में से 4 जैश ए मोहम्मद के थे, 3 लश्कर ए तैयबा के और 2 हिजबुल मुजाहिदीन के। तो 3 बड़े आतंकवादी संगठन के 9 टेरर कैंप। और इसके बाद जब इन सारे कैंप की पूरी घेरेबंदी हो गई, नक्शा हो गया, सब कुछ ग्राउंड लेवल पर, आसमान लेवल पर तैयारी पूरी हो गई, तो बस इंतज़ार था कि इस ऑपरेशन को अंजाम देना है। और आखिरकार 7 मई रात 1:05 पर हमारी वायुसेना ने, एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू जेट के ज़रिए इन 9 ठिकानों पर 24 मिसाइल या बम दागे। 9 ठिकाने, 9 टेरर कैंप और 24 अटैक यानी मिसाइल। और इसमें इन सारे टेरर कैंप को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, धुआं धुआं कर दिया गया। तो ऑपरेशन 25 मिनट में कंप्लीट हो गया। 3 बड़े पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के 9 टेरर कैंप, उनका खात्मा कर दिया गया। लेकिन सवाल ये था कि इन 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो सबसे बड़े 3 कुख्यात सरगना थे, लश्कर का हाफिज सईद, जैश का मौलाना मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाउद्दीन, उसका क्या हुआ। ये तीनों बच गए। और इसकी वजह ये थी कि तीनों ऐसी जगह पर थे जहां पर हमें इस ऑपरेशन के ज़रिए उन तक पहुंचना मुश्किल था। फिर मामला शायद सिर्फ इस स्ट्राइक तक नहीं होता, एयर स्ट्राइक, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें होती कि ये शायद जंग में तब्दील हो जाए। क्योंकि ऐसे टेररिस्ट, ऐसे आतंकवादी, ऐसे आकाओं को जिनके ज़रिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उनको, और ये भी पता है कि पाकिस्तान उनको पनाह देता है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी फंडिंग करती है, पाकिस्तानी आर्मी उनके पीठ पर हाथ रखती है, क्योंकि असली काम तो वो लोग इन्हीं से कराते हैं। तो इसीलिए इन तीनों को वक्त से पहले ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ तक एयर स्ट्राइक मुमकिन नहीं था। एक तो गोपनीय खुफिया तरीके से, और दूसरा बिल्कुल ख़ास ऐसी जगहों पर, ऐसे तहखाने या बंकर में जहाँ पर इनका कोई नुकसान ना हो। 3 साल पहले तक हाफिज सईद, लश्कर का बॉस, लाहौर के जौहरी बाग में खुलेआम रहता था। जौहर बाग रैलियां करता था, फ्राइडे को नमाज से पहले तकरीर, भाषण देता था। लेकिन पुलवामा के बाद पाकिस्तानी एजेंसियों ने कहा कि अब तुम्हारा खुलेआम रहना ठीक नहीं है, किसी न किसी ऑपरेशन में तुम निपट जाओगे। और इसलिए अब लगभग वो अंडरग्राउंड हो गया, हालांकि बीच बीच में कभी कभी आता, ज़बरदस्त सुरक्षा के बीच। लेकिन जैसे ही पुलवामा के बाद अब पहलगाम हुआ,
तो 22 अप्रैल को पहलगाम होता है और उसके बाद जैसी टीआरएफ क्लेम करती है, सबसे पहले सुरक्षा कवच पाकिस्तानी सेना और आईएसआई हाफिज सईद को देती है। उसे लाहौर से उठाकर एक खुफिया जगह पर ले जाया जाता है और वो पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की निगरानी में एक गुप्त जगह पर छुपा दिया जाता है। कायदे से कहें तो एक बिल में वो जाकर छुप जाता है और यही वजह है कि हाफिज सईद बच गया। मौलाना मसूद अजहर, हमेशा सियालकोट में इसको देखा गया। सियालकोट में ये रहता, सियालकोट में भाषण देता, फ्राइडे को जनरली वहाँ के जामा मस्जिद में भी ये पहुँचता। लेकिन पुलवामा के बाद, क्योंकि पुलवामा में मसूद अजहर का नाम आया था, इसको भी धीरे धीरे पब्लिकली अपीयरेंस से रोक दिया गया कि किसी ऑपरेशन में तुम निपट जाओगे। अब जब पहलगाम होता है तो दूसरा जो सबसे बड़ा टारगेट मौलाना मसूद अजहर, उसको भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई, पाक सेना और उनके चीफ के कहने पर सियालकोट से निकालकर एक खुफिया ठिकाने पर ले जाया जाता है। उन्हें पता था कि 22 अप्रैल को जो हुआ उसका बदला और उसमें सबसे ज़्यादा तलाश इन्हीं लोगों की होगी। तो इस तरीके से हाफिज सईद के बाद मौलाना मसूद अजहर को भी एक बिल में छुपा दिया गया। तीसरा जो सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का है, लश्कर और जैश के बाद हिजबुल मुजाहिदीन, जिसका टारगेट ही हमेशा सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर रीजन होता है और उसके सारे कैंप पीओके से चलते हैं। हाफिज सईद और जैश के बाद, मौलाना मसूद अजहर के बाद सैयद सलाउद्दीन सबसे बड़ा टारगेट था। ये हमेशा पीओके, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर खुलेआम आया करता था। लेकिन पहलगाम के बाद बाकी दोनों की तरह, यानी मसूद अजहर और हाफिज सईद की तरह, सैयद सलाउद्दीन को भी अंडरग्राउंड कर दिया गया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की तरफ से। तो जब ये ऑपरेशन सिंदूर चला तो इनके आतंकी कैंप तो निशाने पर थे, सब कुछ लॉक हो चुका था, सारी प्लानिंग हो चुकी थी। लेकिन इन संगठनों के 3 सबसे बड़े चेहरे वो इसलिए बच गए क्योंकि वो पहले ही बिल में जाकर छुप गए थे। बट ऐसा नहीं है कि ये आखिरी था। कोशिश यही है कि जब तक इन तीनों का हिसाब किताब नहीं होगा, पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री बंद नहीं होगी, क्योंकि असली मास्टरमाइंड यही है। चाहे आप पुलवामा ले लीजिए, चाहे आप मुंबई अटैक ले लीजिए, चाहे आप पार्लियामेंट अटैक ले लीजिए, चाहे आप श्रीनगर विधानसभा पे अटैक ले लीजिए, चाहे आप उरी ले लीजिए, बालाकोट ले लीजिए, या फिर आप पहलगाम ले लीजिए, 26/11 ले लीजिए, इन सब में अगर शामिल हैं तो यही 3, लश्कर, जैश और हिजबुल मुजाहिदीन। 9 इनके आतंकी कैंप जो बर्बाद किए गए, वो सारे के सारे वो थे जहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी, जहाँ हथियार चलाने सिखाए जाते थे, जहाँ जीपीएस और मैप कैसे रीड करते हैं, कैसे आप ट्रैवल करोगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी, गोला बारूद की ट्रेनिंग दी जाती थी। और जो मुजफ्फराबाद के पास एक हिजबुल का जो ठिकाना था, वहाँ तो वो बाकायदा टनल बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वहाँ से टनल बनाकर कैसे आप सरहद पार कर सीधे पीओके से JNK में दाखिल हो सकते हैं। तो ये सारे ट्रेनिंग कैंप थे और इनमें से एक ट्रेनिंग कैंप जो सबसे बड़ा लश्कर का था, मरकज़, वो था जब 26/11 हमला हुआ और 10 टेररिस्ट कराची के बंदरगाह से मुंबई पहुंचे थे। तो उनमें से जो एक इकलौता जिंदा पकड़ा गया था, अजमल कसाब, आखिरी बार उन 10 टेररिस्ट को उसी मरकज़ में देखा गया था और वहीं उनको आखिरी बार ब्रेन वॉश करके उनको समझाकर मुंबई भेजा गया था। उसी मुंबई हमले की साजिश में जो दूसरा डेविड हेडली उसी मरकज़ से निकला, फिर उसने साजिश बुनी। उसी मरकज़ से जो अभी यूएस से डिपोर्ट करके तहव्वुर हुसैन राना को हम लाए, जो NIA की कस्टडी में है, वो भी उसी मरकज़ से ही निकला था। तो ये 3 बड़े जिस मरकज़ से निकले उसको भी बर्बाद कर दिया गया। 25 मिनट में ये ऑपरेशन ख़त्म। लेकिन चूँकि ये तीनों अभी बच गए, बिल में हैं, इसलिए ये मानना कि अब पाकिस्तान से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं होगा इंडिया, ये बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जब तक इन्हें ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, ये नए नए रंगरूट भर्ती करते रहेंगे, उनका ब्रेन वॉश करते रहेंगे। ये तो रही ऑपरेशन की बात, और ऑपरेशन की पूरी डिटेल मैंने आपको दिन में सुनाई है कि कैसे क्या कुछ हुआ। आप में से अगर जिन लोगों ने नहीं देखा, आप सुनिएगा। अब जो मैंने शुरू में कहा था, पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रही है, कमाल देखिए।
पाकिस्तान की पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया आज, और वहाँ प्राइम मिनिस्टर शरीफ ने स्टेटमेंट दिया। शरीफ ने स्टेटमेंट ये दिया कि हमें 6 मई की रात 10 बजे ही पता चल गया था कि आज भारत अटैक करने वाला है। अगर उन्हें 10 बजे पता चल गया था तो वो और भी तैयारी कर सकते थे, फिर इन 9 टेरर कैंप को रोक सकते थे, लेकिन उन्हें भी अपनी जनता और अपने बाकी लोगों को जवाब देना है। अब उनके दावे सुनिए। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आज शाम को बैठकर ये कहा कि हमें 10 बजे रात को जानकारी मिल गई थी कि आज इंडिया अटैक करने वाला है। उन्होंने कहा हमारी एयरफोर्स सब तैयार थी, हमें यह भी पता था कहाँ कहाँ पे क्या होने वाला है, लेकिन पता था तो 9 टेरर कैंप को बचाया क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि इंडिया ने 80 फाइटर जेट इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत उतारे। एक उन्होंने अजीब सा दावा यह भी किया कि इसमें से हमने 5 मार गिराए और 3 राफेल को गिराना ही लगभग क्या बोले, एक राफेल की कीमत शायद 2,500 करोड़ है। एक साथ 200 टारगेट को वो अगर 200 दुश्मन घेर लें तो भी भेद के निकल जाती है। बट उनका ये कि हमने 5 गिरा दिए, 6 जगहों पर हमले की बात की, 26 मौत की बात की। ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट में दिया गया बयान। और कमाल ये देखिए कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में ये बयान दिया गया, वहाँ के अस्पतालों की तस्वीरें आ रही हैं, घायलों की तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ की मीडिया सब कुछ दिखा रहा है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठकर अपने एयरफोर्स की पीठ थपथपा रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं, और सभी मेंबर से कह रहे हैं आप सब भी उनकी तारीफ़ कीजिए। जो उनके एयरफोर्स के चीफ है ज़हीर बाबर, कि शानदार काम किया। अगर शानदार काम किया तो ये 9 टेरर कैंप पे अटैक करके बाहिफाजत 25 मिनट में भारत लौट कैसे आई। जाहिर सी बात है वो अपने जनता को ये तो बताएंगे नहीं, आवाम को बताएंगे नहीं, वरना कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। तो वो दावे कर सकते हैं, और उनका दावा यही है कि 80 जेट फाइटर ने हमला किया, हमें रात 10 बजे ही खबर मिल गई, फिर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। वो जवाब क्या है तो पता नहीं। 26 मौत की बात वो कर रहे हैं, 90 मौत की खबर आ रही है। और एक चीज़ और थी, वो अभी तक क्लियर नहीं हो सका। उन्होंने पार्लियामेंट में ही अपने भाषण के दौरान लास्ट में कहा कि वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी बात जल्द ख़त्म कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, वहाँ एक जनाजे में शामिल होना है, और साथ ही ये भी कहा कि जो आप आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको भी वहाँ जाना है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस्लामाबाद में आज शाम को ऐसे कौन से जनाजे में ये लोग गए, और वो भी शहीद शब्द इस्तेमाल किया, तो इसका मतलब है ऑपरेशन सिंदूर में ही मारा गया वो कोई शख्स है। बट वो कौन है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का आर्मी चीफ शामिल होने जा रहा है? नाम अभी तक पता नहीं आया, कोशिश जारी है, लेकिन खबर नहीं लग रही कि वो है कौन। पर देर सवेर, आजकल तो पहले होता था कि मुखबिरों से और बाकी से आप चीज़ें पता कर लेते थे, अब तो ये है कि सोशल मीडिया और मीडिया भी, पाकिस्तानी चैनल अभी भी हमारे यहाँ देखे जा रहे हैं कम से कम, और हमारे चैनल भी वहाँ देखे जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो हो सकता है ये पता चले कि आखिर इस्लामाबाद में वो ऐसा कौन था जिसके जनाजे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और वहाँ का आर्मी चीफ आज शामिल होने जा रहा है या गया है। कोई बड़ा नाम आतंकवादी संगठनों के इन 3 में से मुमकिन है, हो सकता है, जिसे अभी तक छुपाया गया हो, और ऐसा हो तो फिर क्या बात है। पाकिस्तान के पास एक मौका था। पहलगाम के बाद पाकिस्तान ये कहता, और ये तो दुनिया के सामने वो एक्सेप्ट कर चुका है कि हाफिज सईद उसके यहाँ है, सलाउद्दीन उसके यहाँ है, आपके मौलाना मसूद अजहर उसके यहाँ है, दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ है, और भी पता नहीं छुटपुट कितने हैं, कि जी ठीक है आपने सबूत दिया है और इसमें है, चलो हम ही इनको निपटा दें, हमें मौका दो। तो अगर पाकिस्तानी अपने ज़मीन पर फल फूल रहे, पनप रहे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ एक्शन ले लेता तो शायद इस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पाकिस्तान हर बार यही कहता है कि हमारे यहाँ कोई आतंकवाद नहीं, जबकि खुद उसका भी शिकार होता है। वो गवाह है कि वहाँ की मस्जिदों में भी धमाके होते हैं। तो जब आतंकवाद नहीं है तो तुम्हारे इतने धमाके कहाँ से होते हैं? लोग कैसे मरते हैं? हर दूसरे दिन वहाँ पे कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक होता है। तो अगर पाकिस्तान वक्त रहते ये कदम उठा लेता तो शायद ये बात यहाँ तक पहुँचती नहीं। अब भी वक्त है,
अब भी ऐसा नहीं है कि ये 9 टेरर कैंप ख़त्म करके इस ऑपरेशन के ज़रिए हमने पाकिस्तान से आतंकवाद को मिटा दिया, बिल्कुल नहीं। ये गलतफहमी हम सबको होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हाफिज़ सईद, मसूद अजहर या फिर सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंक के आका पाकिस्तान के अंदर ज़िंदा हैं, आप याद रखिए ये लोग कुछ ना कुछ प्लान करते रहेंगे। मुझे याद है अफजल गुरु का जब मैंने इंटरव्यू किया था पार्लियामेंट अटैक के बाद, तो एक सवाल पूछा था कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किसने किया था, तब उसने मसूद अजहर का नाम लिया था और एक लाइन बोली थी जो आज तक मुझे याद है। इस इंटरव्यू के हो गए करीब 22-23 साल, लेकिन उसकी एक लाइन थी अफजल गुरु की कि अफजल गुरु वो शख्स है जो सोता नहीं है, वो 24 घंटे सिर्फ एक चीज़ सोचता रहता है, इंडिया के बारे में, कि उसे अगला ऑपरेशन कैसे करना है। ये बाकायदा इंटरव्यू, अगर वो कभी क्लिप मिली तो मैं आपको सुनाऊंगा। वो हर वक्त ये सोचता रहता है कि मुझे इंडिया में कैसे नुकसान पहुंचाना है, इंडिया को कैसे लहूलुहान करना है, और वो सोता नहीं है बल्कि सिर्फ प्लानिंग करता रहता है। तो ऐसा शख्स, इतना ख़तरनाक शख्स जो बैठकर हर वक्त हमें लहूलुहान करने की साजिश बुनता हो, जब तक ऐसे आतंकवादी के आका जिंदा हैं, ऐसे संगठनों के ये सरदार जिंदा हैं, तब तक हमें बेफिक्र होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 9 टेरर कैंप ख़त्म है, हो सकता है ये दोबारा बना लें, क्योंकि असली मास्टरमाइंड तो वही है। और या दूसरा रास्ता ये है कि अब भी पाकिस्तान सुधर जाए। उसके लिए भी बेहतर होगा अगर उसने अपने ज़मीन से आतंकवाद को उखाड़ फेंका, तो पाकिस्तान भी खुशहाल रहेगा। कम से कम उसके अपने लोग तो नहीं मारे जाएंगे, वो तो उसके अपने ही लोग हैं। चलो हम तो खैर भैया विदेशी हैं उनकी नज़र में, पड़ोसी हिंदुस्तानी, लेकिन वहाँ तो तुम्हारे अपने पाकिस्तानी हैं, उनके प्रति तो तुम्हारा फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो क्यों मर रहे हैं। और उन्हीं आतंक, चाहे वो तहरीक तालिबान हो, चाहे जैश हो, चाहे लश्कर हो, चाहे कोई भी संगठन हो, जो जिससे नहीं बनती ठोक देता है। तो ये मौका है पाकिस्तान के लिए सुधरने का। तो कहानी में आज इतना ही। अब आप